हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3 कर रहे थे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएसआई से। इससे पहले का मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर लूँगा, वहाँ देख लेना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं कि मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अपने डाउट्स के लिए उस बैच को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊँगा। अभी वन टाइम फीस है 1100 रुपये। नोट्स, स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब उसमें होगा। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मेरे ग्रुप्स वगैरह में भी ऐड होने के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी प्यारे भाई बहन को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो त्यौहार है वो अच्छे से बन रहा होगा जैसे मेरा बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएसआई हाईलाइटिंग इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस। 3 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताती हैं कि एसएसआई का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का रोल कितना अच्छा है, इम्पोर्टेंस कितना अच्छा है। सबसे पहला, एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। आपने पढ़ा था 2 टेक्निक होती है हमारे पास, एक हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और एक हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इंसानों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिससे बेरोज़गारी कम हो जाएगी लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसमें बेरोज़गारी बढ़ जाएगी लेकिन खर्चा कम हो जाएगा। तो क्या कह रहा है इसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज जनरली कंसीडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैपिटल इंडस्ट्री। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर काम करती हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लेबरों से काम लेती हैं, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से काम लेती हैं। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल। जो उन्हें गुड्स प्रोड्यूस करना है, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, अगर ज़्यादा करना है तो उनको ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा एज कंपेरिजन टू कैपिटल। A large scale industry, on the other hand, uses more of capital than labor. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल करती हैं एज कंपेरिजन टू लेबर। वी इनहेरिटेड एन इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी एंड अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। जो ब्रिटिश के राज में इकोनॉमी चलती थी उसमें मशीनों का कम इस्तेमाल होता था और लेबरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। इसीलिए आवर प्लानर्स राइटली थॉट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसीलिए जो हमारे प्लानर्स थे उन्होंने सोचा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव को फॉलो करेंगे ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, किस में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो ये पहला रोल कह सकते हैं, इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। सेकंड है, एसएसआई शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड। Large scale industry like Bhilai Steels or Rourkela Steels is often established close to the source of raw material. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है जैसे कि भिलाई स्टील्स और रूरकेला स्टील्स, ये जो इंडस्ट्री बनी हुई है ये बहुत क्लोज है जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है। दिस इज़ बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज़ वेरी ह्यूज। क्योंकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती हैं उनको जो कच्चा माल का ज़रूरत होता है वो ज़्यादा होता है, और जो कच्चा माल है वो उनके आसपास के एरिया में ही है इनके। सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ए डिस्टेंट प्लेस लीड टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री से बहुत दूर रॉ मटेरियल मिल रहा है तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। SSI on the other hand shows locational flexibility. It is therefore equality oriented, contributing to balanced seasonal growth. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो सामान होता है वो बहुत ही पास के एरिया में मिल जाता है, जिससे एक बैलेंस सीजनल ग्रोथ बनी रहती है। SSI needs small investment and is therefore equity oriented, referring to equality across different sections of the society.
एसएसआई नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो एसएसआई है उसमें आपको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है जितना आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री में पड़ता है। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, रेदर इट प्रमोट्स इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब इससे क्या होता है, वो इकोनॉमिक पावर की जगह जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर बैलेंस करने पर ज़्यादा ध्यान देती है। इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएसआई कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है एसएसआई में, उसके हर प्रोडक्शन से हमारा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। Development of small industry require government support as these industry cannot compete with the big industries houses। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है उसे गवर्नमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, उन्हें compete नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड्स वॉज रिजर्व फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो प्रोडक्शन नंबर ऑफ गुड्स होते हैं वो कभी कभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रिजर्व कर दिए जाते हैं। दे वर ऑल्सो गिवन बेनिफिट ऑफ लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट व बैंक लोन। इनको ये बेनिफिट भी दिए जाते हैं कि आपकी जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कम लगेगा। बैंक से लोन लोगे तो उसकी इंटरेस्ट भी आपको कम देनी पड़ेगी। फिर थर्ड है आपका ट्रेड स्ट्रेटजी ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें मैं बेसिकली आपको बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करा जाए और कम से कम इंपोर्ट किया जाए। टू complement the efforts of industrial development, India adopted the strategy of import substitution during the period 1950 to 1990. It is also called inward looking trade strategy। जो एफर्ट्स था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, उसको आगे बढ़ाने के लिए इंडिया ने एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया 1950 से 1990, जिसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी भी कहते हैं। Inward looking trade strategy refer to the policy of reliance on import substitution and protection to the domestic industry through import restriction and import duty in the area of international trade। import कम से कम किया जाए, डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, import पर रिस्ट्रिक्शन लगी जाए, यानी हम इंडिया से सामान को बाहर कम बेचें, import ड्यूटी पर ध्यान दिया जाए। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको केयरफुली ध्यान रखने हैं। पॉइंट नंबर 1, import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from rest of the world। import substitution का मतलब है ऐसा प्रोडक्शन जो हमारी कंट्री में हो, जो अब तक आप बाहर की कंट्री से सामान ले रहे थे वो हमारे इंडिया में ही बने। दिस इज अ स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट। इस स्ट्रेटजी से जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है उस पर थोड़ी पाबंदी लगे और हमारे इंपोर्ट का वॉल्यूम कम हो। फॉरेन एक्सचेंज being extremely scarce was to be utilized for development import, referring to import of such plant and machinery which is essential for growth and development but cannot be produced domestically owing to the lack of technology or the lack of investment fund। फॉरेन एक्सचेंज उसके लिए ज़्यादा किया जाए जो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी हमारे इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और वो हम इंडिया में नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास तकनीक नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं है। By adopting inward-looking trade strategy, the government preferred to economize the use of foreign exchange through import substitution rather than maximize the generation of foreign exchange। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा था, इंडिया से सामान ज़्यादा से ज़्यादा जाए लेकिन बाहर से आप सामान कम से कम मंगाओ। ऑल्सो द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी घरेलू यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से बची रहे। फिर आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द पीरियड 1950-50s और गुड एंड बैड इफेक्ट्स। अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, उसके बारे में दे रखा है। प्रिंसिपल फीचर ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 ऐसे हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट को एक मेन रोल अदा करना था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। Private enterprises were to play only a secondary role in the process of industrialization and that too under permit license Raj।
प्राइवेट जो कंपनी थी, प्राइवेट जो सेक्टर था, उनको एक सेकेंडरी रोल अदा करना था, वो भी परमिट लाइसेंस के राज में। इट वॉज अ सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रीनियर वर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर देयर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब क्या था, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था अपनी इंडस्ट्रीज को बनाने में, एंड इन मोस्ट केसेस वर टू प्रोड्यूस गुड्स विद इन लीगली प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। और कभी कभी उन्हें जो गुड्स बनाने पड़ते थे वो एक लीगल वे में बनाने पड़ते थे कि आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। Process of industrialization focused on import substitution, implying that the production of such goods was to be accorded high priority which were imported from rest of the world। जो गुड्स आप बाहर से मंगा देते, ऐसे गुड्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं ताकि हम सेल्फ रिलायंस हो सकें। As far as possible, domestic industry was to be promoted for foreign competition. Protection was to be offered through। यहाँ प्रोटेक्शन कुछ और मत समझना बच्चे लोग। एज फार एज पॉसिबल जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो प्रमोट करी जा रही थी, उसे बचाया जा रहा था। काय से? हैवी ड्यूटी और इम्पोर्ट्स अगर आप करते हो तो आप पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा था। फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटाज, और कितना इम्पोर्ट कर सकते हो कितना इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो उसके बारे में भी ध्यान दिया जा रहा था। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन द कंट्री। जो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो इसलिए डेवलप किए जा रही थी ताकि हम हमारी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो सही कर सकें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड विद अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था उसे इसलिए डेवलप किया जाता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, इक्विटी बनी रहे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके अच्छे नतीजे और बुरे नतीजे क्या थे वो देख लेते हैं। गुड इफेक्ट, द स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990, इसमें एक अच्छे इफेक्ट क्या क्या थे। इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बढ़ी। द प्रपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 13% इन 1950 टू 24.6% इन 1990। 1950 में जो जीडीपी था वो 13% था, वो 13 से 24.6% हो गया। Industrial output recorded a significant rise, therefore was about 6% annual increase in output during the period। जो इंडस्ट्रियल का आउटपुट था, प्रोडक्शन का आउटपुट था, वो हर साल 6% से बढ़ रहा था। Indian industry was no longer confined merely to cotton, textile and jute. In fact, the industrial sector became well diversified by 1990, largely due to public sector। अब जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल पर और जूट पर ही निर्भर नहीं थी, और बहुत सारे प्रोडक्ट में वो डाइवर्सिफाइड हो गई थी। देयर वॉज अ मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन सनराइज इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक इन पर्टिकुलर मार्क इट्स इमर्जन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मार्केट फैलने लगा, अलग अलग कंपनी बनने लगी, अलग अलग प्रोडक्ट की इंडस्ट्री बनने लगी, तो वहाँ पे सनराइज इंडस्ट्री यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का भी बहुत ज़्यादा नाम चलने लगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे इन दोनों का नाम मैंने बताया था, रोरकेला एंड भिलाई स्टील प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। द इंडियन इकोनॉमी शो इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इनकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी। Growth of SSI made a substantial contribution achieving the objective of growth with social justice। जो SSI का ग्रोथ हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, उसकी ग्रोथ से हमारा जो ऑब्जेक्ट था ग्रोथ का और सोशल जस्टिस का वो अचीव हो पाया। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफर एंटरप्रीनियर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर लैकिंग फंड फॉर लार्ज एंटरप्राइज। ब्रीफली देखा जाए, द ग्रोथ प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 शो अ नोटिसेबल स्ट्रक्चर शिफ्ट इन द इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अब मतलब कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था सर? इंडस्ट्रीज बढ़ी थी, जीडीपी बढ़ा था, आउटपुट बढ़ा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था, सोशल जस्टिस बढ़ा था, लेकिन कुछ बैड इफेक्ट भी दे रखे हैं। क्या क्या? In due course of time, the planner realized excessive dominance of public sector covering the production of certain consumer goods, which the private sector was well equipped to do, was realized as a key element of excessive dominance. It was indeed surprising that even bread and shoes were produced by the public sector enterprises. This undermined the significance of public sector as an agent of growth। अब वहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा हो गया,
तो हर तरीके का प्रोडक्ट, इवन कंज्यूमर गुड्स भी किसके ऊपर डिपेंड था? गवर्नमेंट सेक्टर पर। और ऐसे गुड्स अच्छा कौन बनाता है? प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि ब्रेड एंड शू भी कौन कर रहा था? पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहा था, जो कभी कभी क्वालिटी खराब हो सकती है इस केस में। Public sector monopolies gradually turn out to be a dead social weight. Inefficiency, corruption, leakage, privilege emerge as its principal characteristic. जब पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली चलती है तो वो कभी कभी एक डेड सोशल वेट, यानी कि कभी कभी वो सोशल वेलफेयर पर ध्यान नहीं देते। इनएफिशिएंसी होती है, करप्शन होता है, ये सारी चीज़ें। The need to obtain license for opening of new firms or expanding the existing firm was misused by big industrial houses. जो आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी था, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी था, उसका मिसयूज़ किया गया बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज द्वारा। The big houses would get license simply to ward off the emergence of the competitive market. The whole system ultimately starting flourishing a system of perpetual license राज। इसको उन्होंने बेकार सा कर दिया। Protection of domestic industry stimulated its growth, but it failed to achieve international standard of product quality. जो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे थे, अगेन प्रोटेक्शन की बात आई है, कुछ और नहीं समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री का बचाव किया जा रहा था, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि वहाँ पे वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट ग्रोथ थ्रू कंपटीशन डाइवर्सिफिकेशन, और लास्ट है सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन जनरेटिंग इट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंसी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। जो हम इंपोर्ट को कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट को ज़्यादा कर रहे थे, ये हमारी जो पॉलिसी थी वो इनएफिशिएंट रही। आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व होते थे वो कम होने लगे और ख़त्म से हो गए। सो मच सो डैट वी हैव टू प्लेज अवर गोल्ड रिजर्व विद द वर्ल्ड बैंक टू सैल्वेज अवर बॉन्ड। अब हमें उधार लेने के लिए भी अपनी कंट्री के गोल्ड वगैरह रखने पड़ते थे। ये आगे आपको कंक्लूजन दे रखा है इसी चैप्टर का, जो कि 4 चैप्टर से लिंक कर रहा है, तो इसे पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़िएगा, बेसिकली पूरे चैप्टर कवर है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है एकदम बेहतरीन और अच्छे तरीके से। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे आपका चैप्टर 4, जो कि शायद है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।